हेलो स्टूडेंट। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसमें सिस और ट्रांस आया रिलेटिव कन्फिग्रेशन में, और एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन में आया ई और जेड आइसोमेरिज्म। अब थोड़ा सा मैं उसको आगे आपको बताता हूं क्या कि ज्योमेट्रिकल और कहाँ पाया जाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अक्रॉस कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। देखा आपने कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब देखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। 2 ऑलरेडी बन चुका है, आप 2 बनाएंगे। और नाइट्रोजन क्या होता है? 1 बॉन्ड बनाता, 3 बॉन्ड बनाता सकता है अलॉन्ग विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड है, आपने देखा ये स्पीसीज। अब एक सिंपल सा तरीका है कि ये कौन से स्पीसीज होते हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो आपके सिलेबस में स्पीसीज है जिसको बोलते हैं हम ऑक्साइन। अब यहां हम मैकेनिज्म नहीं बताने जा रहे हैं, अभी आपको इतनी मैकेनिज्म इतने आसानी से नहीं समझेगी जब तक आप पूरी मैकेनिज्म जानेंगे नहीं। यहाँ सिंपल सा तरीका करते हैं हम ऑक्साइन बनाते कैसे हैं। देखिए, अगर हमारे पास एल्डिहाइड होगा या हमारे पास कीटोन होगा, एक सीधी सी बात है। देखिए, डोंट गो वाया द मैकेनिज्म, ये हम डायरेक्ट आपको प्रोसेस बता रहे हैं, बाद में हम मैकेनिज्म भी बताएंगे जब चैप्टर आएगा तो। ओके, इट इज क्लियर। तो आपने देखा, अगर मान लीजिए हमने रिएक्शन करा दिया किससे, एक स्पीसीज है जिसका नाम है NH2 और OH। क्या नाम है इसका? दिस इज नोन एज हाइड्रोक्सिलामाइन। क्या है? हाइड्रोक्सिलामाइन। और अगर हम हाइड्रोक्सिलामाइन से अगर रिएक्शन कराएं, यू नो वेरी वेल, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। यानी कौन सा अटैक करेगा? नाइट्रोजन अटैक करेगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा? यू नो वेरी वेल, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी ज्यादा है। दिस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक कंपेयर टू दिस। तो ऐसे केस में आप देखते हैं होता क्या है कि हाइड्रोजन फ्रॉम हियर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम हियर, ये मैकेनिज्म करने के बाद आपको स्पीसीज बनेगी जिसका नाम होगा CH डबल बॉन्ड N, और ये आएगा OH आएगा, इसके पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डियर, हम इसको किस नाम से बोलते हैं? ऑक्साइन्स। अब बात यह है कि ऑक्साइन बना किससे? एल्डिहाइड से। इसके नाम के आगे हम क्या लिखेंगे? अल्डो ऑक्साइन। यही अगर कीटोन से बना होता तो हम क्या बोलते हैं इसको? कीटो ऑक्साइन। क्लियर? इट इज क्लियर। तो एक सिंपल सा तरीका देखिए कि ये अल्डो ऑक्साइन और कीटो ऑक्साइन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करता है। कैसे शो करेगा? देखिए, हमारे पास कार्बन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, और आप देखिए इसमें R लगा है, इधर H लगा है। देखिए, इट इज आल्सो वेरी गुड एग्जांपल ऑफ रिलेटिव कन्फिग्रेशन। हम इसका नाम किसी के रिलेशन में रखते हैं, रिलेटिव पोजीशन देख करके रखते हैं। तो देखिए, OH ऐसा भी हो सकता है, ये लोन पेयर है, इसको रिपेल करेगा, ऐसा भी पॉसिबल है। और एक पॉसिबिलिटीज ऐसे है कि आपको ऐसे भी दिखाई देगा, यानी हम डबल बॉन्ड यहां रख लेते हैं, नाइट्रोजन यहां रख लेते हैं, OH हो सकता है इधर आ जाए, लोन पेयर हो सकता है इधर आ जाए। देखा आपने? इसका एक सीधी सी नाम है क्या? ये ऑक्साइन। कैसे ऑक्साइन? एल्डो ऑक्साइन। बट लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ऑक्साइन हमारा ये वाला है कि ये वाला है, इससे देख के कुछ नहीं पता चलता। तो ऐसे में आप नाम कैसे रखा गया कि व्हेन HOH प्रेजेंट ऑन सेम साइड, इसे नाम से पहले लिखा जाएगा SYN, मतलब सिन। सिन मतलब होता है सेम साइड, और जैसा है वैसे लिख दो। क्या नाम है? अल्डो ऑक्साइन। देखा आपने? लिखा। और अगर HOH अपोजिट साइड में पा जाए तो हम इसको इसके नाम से पहले क्या लिखेंगे? NT। फिर आगे है क्या? ये अल्डो ऑक्साइन। देखा आपने? तो बहुत आसानी से इसका हम नाम लिख सकते हैं। एल्डिहाइड से है अल्डो ऑक्साइन, कीटोन से है तो कीटो ऑक्साइन। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है अच्छा लेवल में, मेंस लेवल में, एडवांस लेवल में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि अगर हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड दे दिया, तो अगर आप उसे आपसे पूछें कि चलो बताओ कितने ऑक्साइन इसके बनेंगे, यानी हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल, तो एक सिंपल सा, अब देखिए हम एक क्वेश्चन बनाते हैं इसी पे, हाँ, और आप उसका आंसर बनाइए। ओके, दिस क्लियर? यह हाइड्रोक्सिलामाइन है, ध्यान रखना। और नॉर्मल क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ही बताते हैं हम आपको। प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम है क्या कि द फर्स्ट member of ketone and its just higher homologue ठीक, just react with excess
amount of NH2OH, क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्सिलामाइन। पूछा हाउ मेनी कंपाउंड आर पॉसिबल, हाउ मेनी ऑक्साइम्स, ऐसे बोल सकते हैं, ऑक्साइम्स आर पॉसिबल, यानी प्रोडक्ट में कितने ऑक्साइम पॉसिबल है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन पूछा गया वही बताओ। क्या पूछा गया, पूछा गया है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ द कीटोन, तो आप बताइए कीटोन का पहला मेंबर कौन है, C डबल बॉन्ड O और CH3, दिस इज दिस। एंड और क्या पूछा गया, जस्ट हायर होमोलॉगू, इसका जस्ट हायर होमोलॉगू क्या है, एक कार्बन आप क्या करो बढ़ा दो, देखा आपने, C डबल बॉन्ड O और CH3 बना दिया, ओके CH3 बना दिया, जस्ट हायर होमोलॉगू क्या बना दिया, CH3 बना दिया। अब चलिए अगर हम इससे ऑक्साइम से रिएक्शन कराते तो देखिए क्या होता, ऐसे कर देते हैं, और आपको अभी बस सिंपल सा तरीका बताया ही, ऑक्सीजन था, इससे रिएक्शन अगर हम करा देते तो क्या बनता, देखिए स्पीशीज बनता क्या, CH3 C बनता, डबल बॉन्ड N बनता, और ये OH बनता, ये लोन पेयर हम बना देते, ओके। इनसे देखिए रिएक्शन कराते तो क्या बनता, CH3 होता, CH2 C डबल बॉन्ड O और ये CH3 है, रिएक्शन होता H2N और OH हाइड्रोक्सिलामाइन से। अब आप यहाँ क्या प्रोडक्ट बनाते हैं बोलिए, यहाँ C2H5 हो जाता, ये C2H5 है, और यहाँ क्या CH3 हो जाता, और आपने देखा ये स्पीशीज बनाता OH और यहाँ लोन पेयर, ये ऑक्साइम बन गया। अब आप एक सिंपल सा आइडिया देखिए, इस ऑक्साइम का आप कोई नाम लिख सकते हैं, तो कीटो ऑक्साइम, आप क्या नाम लिखोगे इसका, इसका नाम लिख सकते हो डाई मेथाइल कीटो ऑक्साइम, बट C90 लिख सकते हो क्या, ये OH ग्रुप प्रेजेंट है, H तो पहला नंबर है ही नहीं है क्योंकि ये है तो कीटोन, एल्डिहाइड होता तो हाथ होता, और OH CH3 के सिन पोजीशन पे है और OH CH3 के ही एंटी पोजीशन पे है, तो हाउ यू राइट द नेम, यानी देयर आर नो टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, यानी ये स्पीशीज अकेला रहेगा, ये कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज नहीं शो करेगा। लेकिन कंसीडर अबाउट दिस, ये तो अकेला नहीं रहेगा ना, इसके तो दो पॉसिबिलिटी है, एक बार OH सिन पोजीशन पे है और एक बार OH के सिन पोजीशन पे मिथाइल है, और OH के एंटी पोजीशन पे ये है। अगर इसको हम इधर दे दें तो क्या हो जाएगा बताओ, OH इसके सिन पोजीशन पे आ जाएगा, क्लियर हुआ ना। तो दैट इज व्हाई ये यहाँ जो क्वेश्चन का हिंट आया कि कुल कितने आइसोमर बनेंगे, तो आपने देखा इसमें एक तो SYN बनेगा, सिन बनेगा, और एक क्या बनेगा, एंटी बनेगा, यानी इधर से दो, और ये तो अकेला का अकेला रहेगा। और यहां इस क्वेश्चन का आंसर आया कितना, क्वेश्चन का आंसर आया 3, देखा आपने। दिस कैन नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, एग्जिस्ट सिंगली, जैसा है वैसे रहेगा। दिस कैन शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, में सिन मिलेगा, एंटी मिलेगा, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, ओके। तो यहां 2 बन जाएगा और टोटल आंसर आया 3। अब ये क्वेश्चन जैसे सॉल्व करने को आए, इसका हिंट क्या है, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जितने कार्बोनिल कंपाउंड हमारे सिमेट्रिकल होते हैं, तो भाई एक बार क्वेश्चन ये आया तो जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आ जाए, दूसरा भी आ सकता है। आपको तो अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, उसमें से ये आपको करना है कि जितने सिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड हैं उनके ऑक्साइम कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकते हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं ऑक्साइम ऑफ सिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड डू नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आप नोट करके यहां लिख सकते हैं क्या कि ऑक्साइम्स ऑफ सिमेट्रिकल कार्बोनिल कांट शो, ऐसे लिख सकते हैं, कांट शो ज्योमेट्रिकल कभी नहीं शो करेंगे। अब सिमेट्रिकल कार्बोनिल क्या है, अगर हम एल्डिहाइड के बारे में बात करें तो एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड तो सिमेट्रिकल है ना भाई, दोनों साइड में सेम है। देखो फॉर्मल्डिहाइड सिमेट्रिकल है और अनदर एल्डिहाइड कभी कोई सिमेट्रिकल नहीं होता, यानी एल्डिहाइड में अगर सिमेट्रिकल है तो ओनली फॉर्मल्डिहाइड, नो अनदर एल्डिहाइड आर सिमेट्रिकल। क्यों, आप कोई एल्डिहाइड बनाओगे तो कैसे बनाओगे बोलो, ऐसे बनाओगे, यहाँ एच आएगा, यहाँ आर आएगा। मान लो आपने बेंजल्डिहाइड ही बना लिया तो आप क्या करोगे, यहाँ फिनाइल ग्रुप रहेगा और यहाँ एच तो रहना है, तो दोनों क्या सेम है क्या, नहीं है।
और ऐसे आप कीटोन बना लो। कीटोन बहुत सारे हैं, अगर हम पहले कीटोन के बारे में अभी आपसे बात करें तो पता लगा सिमेट्रिकल हो गया, लेकिन अगर कीटोन ऐसा हो गया C डबल बॉन्ड R का ये डैश लग गया तो क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। तो यहाँ आपको यही देखना है कि जो हमारे सिमेट्रिकल कार्बोनिल हैं उनमें से अगर हम ऑक्साइन बना देंगे तो दिस ऑक्साइन कैन नॉट शो द सिमेट्रिकल आइसोमेरिक। अगर अनसिमेट्रिकल अगर कार्बोनिल है तो उसका ऑक्साइन हमेशा सिमेट्रिकल शो करेगा। बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, इट इज क्लियर। चलिए अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं किसके बारे में, सिमेट्रिकल इन कार्बन। कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, अब आप देखिए नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, बहुत लेस पॉपुलर है, पर ध्यान रखना नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड के साथ इनके पास एक लोन पेयर होता है, ये स्पीशीज है ना। ये भी सिमेट्रिकल शो करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल आपको बताएं, n है और डबल बॉन्ड n है, मान लीजिए कोई ग्रुप हम यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, मान लो ये C6H5 ही लगा दिया, यहाँ C6H5 लगा दिया, अब पता लगा लोन पेयर इनका इधर है, लोन पेयर इसका इधर है, तो आपको एक तो समझ में आ रहा होगा सीन है कि एनपी है ना। ऐसे में अगर हम C6H5 ऐसे लगा दे, देखा आपने, ये नाइट्रोजन पर लगा दिया और डबल बॉन्ड ये है नाइट्रोजन पे, और C6H5 यहाँ लगा दिया, लोन पेयर यहाँ है और लोन पेयर यहाँ है, आपको समझ में आ रहा है ना सीन कौन एंटी है। तो आपने देखा अपोजिट साइड में है तो इसके नाम से पहले क्या एंटी लगेगा, बाइफेनाइल, और ये डाइफेनाइल लिख सकते हैं, नाइट्रोजन को एजो बोलते हैं, डाइएजो डाइफेनाइल लिख सकते हैं, और उधर हमारा डाइएजो डाइफेनाइल, तो ये नाम के अंगे एंटी लगेगा, इसके नाम से पहले क्या लगेगा, SYN लगेगा। मैं ये सिंपल से बता रहे हैं कि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि नाइट्रोजन के बीच में सिमेट्रिकल नहीं होता, बट दिस इज ओनली मीन, और अदरवाइज ये ऐसे पॉपुलर क्वेश्चन नहीं है जो आपसे पूछे जाए, बट यू नो दिस कैन शो द सिमेट्रिकल आइसोमेरिक, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, इट इज क्लियर। अब आपसे क्या और क्या पूछा जाता है, अब आपसे एक थोड़ी सी इसमें जो पॉपुलर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज के बारे में। अब प्रॉपर्टीज में आपको छोटा सा प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, यहां ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिकल आइसोमर्स। अब देखिए स्टीरियो आइसोमेरिक में हम जाते हैं, जब हम आइसोमर का डेफिनेशन फर्स्ट टाइम किए थे तो क्या बताए थे कि द मॉलिक्यूल, द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी उनकी प्रॉपर्टीज क्या आई थी, डिफरेंट आई थी। अब प्रॉपर्टीज डिफरेंट आई तो हम ये पता करने के लिए गए कि व्हाई द प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट ऑफ टू स्पीशीज हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो क्या समझ में आया, समझ में आया कि इनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग थे, इसलिए प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आया, हमने नाम रख दिया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें चेन हुआ, पोजीशन हुआ, सारी चीज, मेटामर्स आपने देखा, टाटोमर्स देखा, एवरीथिंग। दूसरा एक पार्ट ऐसा आया कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, कोई डाउट नहीं, तभी तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, यानी स्ट्रक्चर भी सेम आ गया, उसके बाद भी उसकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। तब पता लगाने के लिए देखिए क्या डिफरेंस है उसके अंदर, तो पता चला वो डिफरेंस क्या आया, कन्फ्यूग्रेशनल है, द अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑन पर्टिकुलर एटम, वो डिफरेंस था, अरेंजमेंट उनका डिफरेंट था, इसकी वजह से प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आया, हमने उसका नाम रखा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो भागों में डिवाइड किया, क्या, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अब अगर हम प्रॉपर्टीज में डिफरेंस की ही बात करें तो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस कहीं ज्यादा है कहीं कम है, आते आते जैसे आप स्टीरियो में आते हो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्पीशीज की सारी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, एवरीथिंग इज सेम। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल। क्यों आइडेंटिकल है, बिकॉज इनके अंदर आइडेंटिकल यानी सेम फंक्शनल ग्रुप है। सपोज हमारे पास ब्यूटीन है, सिस ब्यूटीन 2 ट्रांस ब्यूटीन 2, अगर हम बात करें कि सिस ब्यूटीन 2 क्या अनसैचुरेशन टेस्ट देगा, यस, ट्रांस देगा, यस, दोनों देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी जैसा सिस वाला देगा वैसा ट्रांस वाला देगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिफरेंस है। ये अलग बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो और फास्ट हो सकता है, बट यू डोंट कंफ्यूज, रेट ऑफ रिएक्शन इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी नॉट अ केमिकल प्रॉपर्टी। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आएंगे इनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होंगी, ऑप्टिकल में आएंगे इनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होगी, बिकॉज दे आर द आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, तो एक बात यहां ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टीज में ज्योमेट्रिकल में ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज आर सेम, सेम है, और ध्यान रखना बिकॉज ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक, उनके पास फंक्शनल ग्रुप ही सेम होते हैं। अब बात आती है कि अगर फंक्शनल ग्रुप उनके पास सेम हो गए, केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम हो गया, व्हाट अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी, तो मैं आपको बताऊं व्हाइल आप यहां लिख सकते हैं कि ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, यानी सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी ही डिफरेंट है ना। अब बात होती है कि दुनिया में बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कैसे आपको पता किसका सिस का ज्यादा होगा, किसका ट्रांस का ज्यादा होगा, ये तो पता नहीं चलेगा ना। तो हम आपको एक आइडिया बताते हैं और बहुत आसानी से आइडिया आप देख लीजिए। अभी क्वेश्चन में कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ ली आपको पता ही नहीं है, पूछा चलो बताओ सी साइड ट्रांस है, बताओ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, आप बोले यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमने उधर पढ़ा था, यहाँ कहाँ कौन सी नाम की चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। तो एक बात आपको ये समझना है, क्या समझना है, आप देखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जैसे मान लीजिए, तो यहां मोटे तौर पे जाइए, क्या नोट करके आप लिख लीजिए, क्या नोट करके लिखिए, ओनली टू, ध्यान रखना, ओनली टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांस आइसोमर, ट्रांस इज ग्रेटर देन 6, और जितने रेस्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज जितने और बाकी प्रॉपर्टीज होंगे, इसमें क्या होगा, उसमें सिस ज्यादा होगा, किससे, ट्रांस से। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और वो दो प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है मैं आपको बताऊं, व्हाट द टू फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसके सिस की प्रॉपर्टी आपने देखा, ट्रांस की प्रॉपर्टी ज्यादा है सिस से, बाकी सारी प्रॉपर्टीज किसकी ज्यादा हो गई, सिस की ज्यादा हो गई, ट्रांस। इट इज क्लियर। अब मैं आपको बता रहा हूं कौन सी वो दो प्रॉपर्टी, आपको दिमाग में रखिएगा, उल्टा उसका अपने आप समझ में आएगा। इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखना है आपको, सिर्फ इतनी बात ध्यान रखना है, क्लियर। अब एक तो होता है क्या, स्टेबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस is greater than cis, only two, stability and melting point। और आपको इतना ज़्यादा हम उसको नहीं बताएंगे, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, आप एक बात समझ सकते हो। और दोनों का फैक्टर एक ही है, अगर हम इसको ट्रांस बना दें और इसको सिस बना दें, अब सबसे पहले हम स्टेबिलिटी की ही बात करते हैं। आप सोचो, आप क्या, देखो इसका मिथाइल इधर है, इसका मिथाइल इधर है, अगर हम डाइपोल मूवमेंट भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, आप सिंपल। और रिपल्सन क्या होगा, क्या, और इनको देखो, CH3 यहाँ लगा है, CH3 यहाँ लगा है, दोनों एक साइड में लगे हैं, एक इधर लगा है, एक इधर लगा है। हाँ, ये जिंदगी में एक दूसरे को जीने नहीं देंगे, एक दूसरे के रिपल्सन होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ जाएगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आपने देखा मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज्यादा है, और मेल्टिंग पॉइंट डियर सॉलिड का स्ट्रक्चर है, मतलब सॉलिड की प्रॉपर्टी है। क्रिस्टल लैटिस कितना स्ट्रांग है, तो आपने देखा दिस स्ट्रक्चर इज बेटर फिट इन क्रिस्टल लैटिस एज कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर। दोनों ही चीज आप देखिए, मेल्टिंग पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और स्टेबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो स्टेबिलिटी में देखा यहाँ रिपल्सन बहुत ज्यादा है, यहाँ कम रिपल्सन, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। अब मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई क्यों है कि दिस स्ट्रक्चर बेटर फिट इन द क्रिस्टल लैटिस। बाकी आपको जो भी प्रॉपर्टी आपसे पूछ लिया जाए, बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए सिसकी ज्यादा होगा ट्रांस से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए सिसकी ज्यादा होगी ट्रांस से, सॉल्युबिलिटी पूछी जाए सिसकी ज्यादा होगी ट्रांस से, यानी सारी प्रॉपर्टी सिसकी ज्यादा होगी ट्रांस से। क्यों, दो प्रॉपर्टीज है जो आप अपने ध्यान में रख रहे हो। ओके, तो ये एक सिंपल सा मैंने तरीका बताया। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया हाउ यू कैलकुलेट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आप कैसे कैलकुलेट करते हो इन पॉलीन्स, ढेर सारे डबल बॉन्ड हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेशन का आजकल नया फैशन क्वेश्चन चल रहा है, और ज्यादातर आपसे असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं। असर्शन रीजन के साथ साथ आजकल इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इंटीजर क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा आप कह सकते हैं टॉपिक है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कैलकुलेट करना। तो हम इसके आगे आपको क्या बताएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, जैसे हम टाइम से आपको आपके सिलेबस के मटेरियल्स प्रोड्यूस करते रहें आपको। ओके, थैंक यू।